गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अंजू बेनीवाल, समाजशास्त्र विभाग, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज आप लोगों के सामने जिस विषय पर मैं प्रेजेंटेशन देने जा रही हूं उस विषय का टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी सामाजिकरण की अवधारणा थी या सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा है, उसी प्रकार से सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है। इसलिए इस अवधारणा को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज कि मनुष्य जो होता है स्वभाव से अराजक होता है और स्वच्छंद होता है, उसे किसी प्रकार का कंट्रोल पसंद नहीं होता। लेकिन अगर हमें समाज में व्यवस्था को बनाए रखना है तो उसके व्यवहार को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है और उसके व्यवहार को समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप बनाना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि समाज के अंदर एक व्यवस्था बनी रहे। तो सामाजिक नियंत्रण जो है वो समाज के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समाज में एकता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक नियंत्रण को समझाने के लिए समाज का निर्माण जो है वो किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक संबंधों और नियंत्रण की व्यवस्था के द्वारा होता है। सामाजिक संबंध, जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा होगा कि मैकाइवर और पेज ने कहा था कि समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। तो सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उन संबंधों का निर्माण करने के लिए नियंत्रण की व्यवस्था का होना भी बहुत जरूरी है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो सामाजिक संबंध नहीं बन सकते और सामाजिक संबंध नहीं होंगे तो वहां पर नियंत्रण जो है वो स्थापित नहीं हो सकता। तो दोनों शब्द जो है वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों के बिना समाज के अंदर व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए समाज के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा कि ये जो सामाजिक नियंत्रण की वैज्ञानिक धारणा है, इसका इतिहास लगभग 75 साल पुराना है और सबसे पहले E.A. रॉस ने 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण की धारणा की विस्तृत व्याख्या की थी। उसे एक व्यवस्थित और स्वतंत्र रूप से उपयोग किया था। अब सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन जो है उतना ही आवश्यक है जितना कि समाज का अध्ययन। हम लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं, समाज के अध्ययन के साथ साथ सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन करना भी जरूरी होता है। इसलिए हम आज के अपने इस विषय के अंदर सामाजिक नियंत्रण का महत्व क्या है वो देखेंगे, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार क्या है, सामाजिक नियंत्रण के अंदर जिन अभिकरणों और साधनों का महत्वपूर्ण उपयोग होता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण के जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सोशल कंट्रोल की जॉयसी मेयर की एक डेफिनेशन जो है बहुत ही सटीक है, जो कि सामाजिक नियंत्रण को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और इन्होंने कहा था कि इफ यू डोंट लर्न टू कंट्रोल योर थॉट्स यू विल नेवर लर्न हाउ टू कंट्रोल योर बिहेवियर। अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण के लिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल करें, उसके बाद आपके व्यवहार जो है वो ऑटोमेटिक ही कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। समाजीकरण के दौरान आपने पढ़ा भी था कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके विचारों का विकास होता है, उसे ये समझाया जाता है कि सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे आपको उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, किसी से बात करनी है। तो ये विचार कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में जाते हैं और उन विचारों से उसका बिहेवियर का निर्माण होता है। तो सोशल कंट्रोल जो होता है बेसिकली हमारे सोशल थॉट्स से डेवलप होता है और वो सोशल थॉट्स हमारे सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। E.A. रॉस, एडवर्ड रॉस, जिसकी मैंने अभी बात की थी, जिन्होंने बताया था कि समाजशास्त्र जो होता है उसके अंदर समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों और नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में 1901 में एक डेफिनेशन दी थी। ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। व्यक्ति जिस भी समुदाय में रहता है, जिस भी समाज में रहता है, उस समाज के, उस समुदाय के कुछ नियम कानून कायदे होते हैं और ये सामाजिक नियंत्रण के द्वारा उन नियम कानून कायदों को व्यक्ति को सिखाया जाता है कि वो उनको कैसे फॉलो करे। यानी सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने का कार्य
करता है। इसके बाद मैकाइवर और पेज की एक फेमस बुक है सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। इस बुक में उन्होंने जो डेफिनेशन दी सामाजिक नियंत्रण की, जो परिभाषा दी है, उसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस ढंग से है जिससे कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहती है तथा जिसके द्वारा व्यवस्था परिवर्तनशील संतुलन के रूप में कार्य करती है। उनका कहना था कि समाज जो है, ऐसा नहीं होता कि उसमें चेंजेस नहीं होते, उसमें परिवर्तन नहीं होते, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परिवर्तनशील समाज के अंदर व्यक्ति के व्यवहार को इस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है कि समाज में संतुलन बना रहे। तो हमारा बेसिक मोटो जो होता है, उद्देश्य जो होता है सामाजिक नियंत्रण का, वो समाज के अंदर व्यवस्था, संगठन और एकता को बनाए रखना होता है। अब हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर सामाजिक नियंत्रण की महत्व को, सामाजिक नियंत्रण की जो परिभाषाएं थी या सामाजिक नियंत्रण का जो अर्थ था, उसको पढ़ा। और अब हम जानना चाहेंगे कि सामाजिक नियंत्रण का महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों हमें लगा कि हमारे समाज के अंदर सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है कि ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का महत्व जो होता है वो सभी समय, काल और परिस्थितियों में रहा है। कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर की सामाजिक नियंत्रण हमें देखने को ना मिला हो। प्लेटो ने कहा था कि समाज की समृद्धि के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। अरस्तु ने कहा था कि नागरिकों की भावनाओं में समानता को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। तो सामाजिक नियंत्रण का महत्व जो है उसको हम नकार नहीं सकते, और समाज में जिस तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं उसके बाद इस नियंत्रण की आवश्यकता और ज्यादा महसूस होती है। आप लोग खुद भी देखते हैं, जब रोड पर चलते हैं तो जिस तरह से ट्रैफिक जो होता है वो हैफाजत हो जाता है, लोग आपस में गाली गलौज करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। तो आपको एक बार को लगता है कि ट्रैफिक पुलिसमैन होता तो शायद चीजें कंट्रोल्ड होती। तो उस कंडीशन में हमें लगता है कि सामाजिक नियंत्रण जो होता है वो हर जगह पर, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, सब जगह सामाजिक नियंत्रण का महत्व जो हमें दिखाई पड़ता है। इसके महत्व में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सामाजिक संगठन का स्थायित्व। सामाजिक संगठन द्वारा हम लोग सामाजिक संगठन को स्थायी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि जो सामाजिक संगठन के सदस्य हैं उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जाए। समाज में बहुत सारे संगठन होते हैं जो कि समूहों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जिनका निर्माण होता है, और इसके अंदर व्यक्तियों को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोका जाता है। और इसके साथ साथ वो अपनी इच्छा अनुसार उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकते। आप चाहें कि मैं समाज को एक दिन में बदल दूं, इट्स नॉट पॉसिबल। किसी एक व्यक्ति के चाहने से कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। किसी एक व्यक्ति को अगर फ्री छोड़ दिया जाए और वो समाज में अव्यवस्था फैलाने लगे तो सामाजिक नियंत्रण के द्वारा उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। तो सामाजिक संगठन के अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता को निरोधित करके उसे उसके व्यवहार करने के तरीके बताए जाते हैं, कुछ नियम कानून बताए जाते हैं, जिससे समाज के अंदर उसके संगठन की अनिश्चितता जो होती है वो कम हो जाती है और स्थायित्व बढ़ जाता है। जैसे ही व्यवहार नियंत्रित हुए, आपकी इच्छाओं पे, आपकी मन मर्जी पे कंट्रोल लगा दिया गया, वैसे ही हमारे सामने ये अनिश्चितता खत्म हो जाएगी कि अब इस संगठन का क्या होगा। तो उस कंडीशन में हम ये मानकर चलेंगे कि सामाजिक नियंत्रण का किसी भी सामाजिक संगठन के स्थायित्व में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा। अगर आप शांति से आज जी रहे हैं, चल रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है लॉज, जो कानून बने गए हैं, जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए, या जो हमारे परंपरागत समाजों के अंदर रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं के द्वारा हमारे व्यवहारों को नियंत्रित किया गया, या जो हमें बचपन से सिखाया गया कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सब चीजों ने हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। ये सामाजिक सुरक्षा शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। आज आप बहुत इजीली मार्केट में मूव कर जाते हैं, किसी दूसरे स्थान पर भी बिना सोचे समझे मूव कर जाते हैं, बिना किसी भय के, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसके लिए कानून बना है। तो वो सुरक्षा की जो भावना है वो सामाजिक नियंत्रण के कारण ही आई है। नेक्स्ट है परंपराओं की रक्षा। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा हमारी परंपराओं की भी रक्षा की जाती है। हम मानते हैं कि बेसिकली परंपराएं होती क्या है।
परंपराएं हमारे दीर्घकालीन अनुभवों पर आधारित होती है। जो अनुभवी लोग होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और ये मानते हैं कि ये सारी की सारी चीजें हमारे समाज के लिए बेनिफिशियल है। तो जब हम इन चीजों के ऊपर सोचना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ ये चीज सही है, तो धीरे धीरे वो परंपरा का रूप धारण कर लेती है और ये परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। इन परंपराओं में ये बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और समूह कल्याण की भावना इंपॉर्टेंट होती। कई बार होता है कि ये परंपराएं जो होती हैं वो रूढ़ियों का रूप धारण कर लेती हैं, तो वह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन आज भी परंपराएं सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। समाज के अंदर सामाजिक नियंत्रण जो होता है परंपराओं के माध्यम से भी स्थापित किया जाता है। इसके बाद आता है समूह में एकता। बेसिकली जब हमें यूनिटी की फीलिंग कब आती है, हमें एक होने का एहसास कब आता है, जब हमें लगता है कि हमारे लिए समान कानून बने हैं। अगर हमें ये लगे कि किसी के साथ में किसी के लिए कुछ अलग कानून बने हैं, किसी के लिए कुछ अलग कानून बने हैं, तो उस स्थिति के अंदर हम एकता की भावना को फील नहीं कर सकते। तो एकता बेसिकली हमारे व्यवहारों, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों में समानता को प्रदर्शित करती है। और जब समान कानून होता है तो समान कानून या समान नियमों से समान दृष्टिकोण का विकास होता है और वो समान दृष्टिकोण समूह में एकता का निर्माण करता है। तो कोई भी ग्रुप के अंदर यूनिटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां पर नियंत्रण के साधन सभी के लिए बराबर हैं, नियम कानून कायदे सबके लिए बराबर बने हुए हैं, इसलिए समूह में एकता का विकास सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है। लास्ट है व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण। इसके अलावा भी सामाजिक नियंत्रण के बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्व थे जिनको मैं यहाँ बात कर रही थी। जब मैंने बात की कि सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत समाज के अंदर व्यवहार करने के कुछ निर्धारित व्यवहार प्रतिमान होते हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपका व्यवहार किस परिस्थिति में कैसा होना चाहिए और ये आपको सिखाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। इसके अंदर मुझे लैंडिस की एक जो कोट है वो याद आती है कि नियंत्रण के कारण ही मनुष्य मानव है। मैन इज ह्यूमन बिकॉज ऑफ सोशल कंट्रोल। अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो मनुष्य पशु के समान होता, वो मानव नहीं होता, एक सोशल बीइंग नहीं बन पाता। इस कंट्रोल के कारण ही वो ये सीखता है कि समाज के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके व्यवहार कैसे होने चाहिए और उन व्यवहारों को नियमित करने के लिए उसको किस तरह से अपने व्यवहार को रेगुलेट करना है, नियंत्रित करना है। तो सामाजिक नियंत्रण के द्वारा न केवल समूह के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को भी नियंत्रित किया जाता है। अतः इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि सामाजिक नियंत्रण के जो महत्व हैं, जैसे सामाजिक संगठन में स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा, परंपराओं की रक्षा, समूह में एकता और व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण, ये सारे के सारे सामाजिक नियंत्रण के महत्व को दर्शाते हैं। अब हम आते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। देखिए, सामाजिक नियंत्रण जो होता है, हमने कहा कि समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है। तो सामाजिक नियंत्रण के अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार बताए। सबसे पहले हम कुले के अनुसार सामाजिक नियंत्रण के जो प्रकार हैं उसको देखेंगे। कुले ने सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में विभाजित किया, एक चेतन सामाजिक नियंत्रण और दूसरा अचेतन सामाजिक नियंत्रण। चेतन सामाजिक नियंत्रण जो होता है वो एक आधुनिक समाज की विशेषता ज्यादा है। वैसे ग्रामीण समाज में भी चेतन सामाजिक नियंत्रण देखने को मिलता है, लेकिन हम आधुनिक समाज के अंदर चेतन सामाजिक नियंत्रण ज्यादा देखते हैं। और इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब व्यवहार करता है तो वो अपने व्यवहार के प्रति सचेत होता है, जागरूक होता है कि जो व्यवहार कर रहा है कहीं गलत तो नहीं कर रहा, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इस चीज की जानकारी उसे होती है। यानी जो व्यवहार वो कर रहा है उसके प्रति वो जागरूक होकर उस व्यवहार को संपादित करता है, उसे सही और गलत का अनुमान उसके अंदर होता है और कोशिश करता है कि उसके व्यवहार में कोई गलती ना हो, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। इस प्रकार का जो नियंत्रण है वो नगरों और महानगरों में ज्यादा देखने को मिलता है। और दूसरा होता है अपना अचेतन सामाजिक नियंत्रण। जब समाज के सदस्य समाजीकरण के द्वारा मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों इनको आत्मसात करते हैं तो वो उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाते हैं और धीरे धीरे
वो उसके व्यवहार को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही आपको लगता है कि नहाना है, तुलसी जी को जल चढ़ाना, सूर्य को अर्घ देना है, उसके बाद पूजा करनी है, ये धीरे धीरे आपके हिस्सा बन जाता है, आपके बिहेवियर का एक पार्ट बन जाता है, आपकी एक पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। और जिस दिन आप ऐसा नहीं करते, उस दिन आपको लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, आज शायद हमने कुछ नहीं किया। तो ये चीजें जब हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, तो ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करना ऑटोमेटिक शुरू कर देती है। देखिए, बाहरी कोई दबाव नहीं है, ये हमारे आंतरिक रूप से एक सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया होती है। अचेतन रूप से हमारा व्यवहार जो होता है वो नियंत्रित होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे, और इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे सबसे ज्यादा पड़ता है। जैसे सबसे पहले जो डेफिनेशन आपको मैंने दी थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इफ यू डोंट नो हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स, यू विल नॉट कंट्रोल योर बिहेवियर। तो ये होता है कि आपके थॉट्स आपने कैसे कंट्रोल करने शुरू किए। अचेतन सामाजिक नियंत्रण के द्वारा आपने अपने थॉट्स को बताना शुरू किया कि आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग समाज के अंदर व्यवस्था बनी रहेगी अगर आपका व्यवहार वैसा होता है। जैसे सड़क पर बाएं चलना, कार चलाना, खाना खाना, टीचर के आने पे खड़ा हो जाना। और आप एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगी, आप इससे नकारेंगे नहीं इस बात को, कि जब आप कॉलेज आते हैं या कहीं और जाते हैं, रास्ते में आपको कहीं कोई मंदिर दिखता है, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हैं? भगवान जी को प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं। ये अचेतन रूप से होता है, अनकॉन्शियसली आप ऐसा करते हैं। आप सोच समझकर ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपको बचपन से ऐसा सिखाया गया कि जहां भी हमें भगवान दिखे हमें अपना सर झुकाना है। ऑटोमेटिक झुक जाता है। मैं भी जब घर से रवाना होती, नीचे मंदिर है हमारे, ऑटोमेटिक हम उनको प्रणाम करते हैं। तो ये अचेतन रूप से हमारे व्यवहार का हिस्सा होता है और हम इसको फॉलो करते हैं। एक बार जब आप कार चलाना सीख जाते हैं तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं होती कि स्टीयरिंग कहाँ है, गियर कहाँ, ब्रेक कहाँ है। ऑटोमेटिक रेगुलेट होती हैं चीजें। तो ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और फिर हम अचेतन रूप से उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मानहिम। मानहिम ने अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी के अंदर सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए थे, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के व्यवहार को सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित करते हैं जो कि डायरेक्टली उसके साथ जुड़े होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़े होते हैं, जो उसके निकट संबंधी होते हैं, जैसे माता पिता, पड़ोस, मित्र मंडली, ये उसके निकट संबंधी होते हैं, जो एक तरह से उसके बिल्कुल डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में होते हैं। तो ये उसके बिहेवियर को सबसे ज्यादा रेगुलेट करते हैं। और रेगुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आलोचना करना, प्रशंसा करना, सामाजिक बहिष्कार करना। और ये परिवार, पड़ोस, ये सारे के सारे हमारे प्राथमिक समूह हैं जो कि हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जब आप अपने घर में कुछ गलत काम करते हैं, किसी से गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, तो पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि आपका बिहेवियर गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। समझाने के बाद भी अगर आप नहीं मानते तो दूसरा स्टेप होता है, थोड़ा सा और तेज डांटते हैं, और उसके बाद का स्टेप तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये एक ट्रेनिंग होती है आपके बिहेवियर को रेगुलेट करने की, यानी प्रत्यक्ष रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा, आपके मित्रों द्वारा और आपके पड़ोसियों द्वारा। पड़ोसी ने अगर आपको कहीं मार्केट में इधर उधर घूमते देख लिया कॉलेज आवर्स के अंदर, तो जाते ही घर पे शिकायत कर देगा, और फिर उसके बाद पेरेंट्स आपकी क्लास ले लेंगे, आपसे पूछ लेंगे कहाँ घूम रहे थे। दिस इज ऑल्सो द वे टू रेगुलेट द बिहेवियर। उन्होंने आपके बिहेवियर को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो कंट्रोल होता है वो हमारे निकट के संबंधियों द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद आता है अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण जो होता है विभिन्न संगठनों और संस्थाओं द्वारा लगाया जाता है। हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करते हैं, और ये संस्थाएं जो होती हैं वो कुछ नियमों के अनुसार कार्य करती हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, कोई ऑफिस हो। वहां के सबके अपने नियम कानून कायदे होते हैं, और आपको उन नियम कानून कायदों को फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि उस जगह पर तो बैलेंस बना ही रहता है, नियंत्रण बना ही रहता है, व्यवस्था बनी ही रहती है, उसके साथ साथ समाज में भी व्यवस्था बनी रहती है। तो एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए इन संगठनों द्वारा, संस्थाओं द्वारा आपको बाध्य किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। प्रेशराइज इसलिए यूज कर रही हूँ वर्ड
क्योंकि जैसा मैंने इनिशियल में बोला था कि मनुष्य जो है बाय नेचर स्वच्छंद प्राणी है, उसको किसी प्रकार का कंट्रोल पसंद नहीं है। किसी भी बच्चे को कंट्रोल पसंद नहीं होगा, किसी भी ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल पसंद नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल क्यों किया जाता है? ताकि समाज के अंदर व्यवस्था बनी रहे। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जब हम परंपरागत तरीकों को यूज में नहीं लेते तो हम नियम कानून कायदों का सहारा लेते हैं, और उन नियम कानून कायदों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है दंड, भय। उस दंड का डर जो होता है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, अगर आपने किसी भी नियम कानून कायदे की अवहेलना की तो आपको दंड मिलेगा। उस दंड के भय से आप अपने व्यवहार को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं, उन नियमों की पालना करनी शुरू कर देते हैं। तो इनडायरेक्टली बाहरी रूप से आपके व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। अब किम्बॉल यंग जो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक अ हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इसमें सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए, सकारात्मक और नकारात्मक। नाम से ही पता चल रहा होगा कि सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है। सकारात्मक के अंदर आपको पुरस्कार देकर कुछ प्राइज देंगे, अवार्ड, रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन, उसके द्वारा आपके व्यवहार को प्रेज तो किया ही जाता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार पुनः करने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। और ना केवल आपको प्रेरित किया जाता है, बल्कि दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया जाता है। जब आपकी फ्रेंड आपको स्टेज पे कोई अवार्ड लेते हुए देखती है तो अंदर से मन में क्या सोचती है? मैं भी अगली बार ऐसा ही कुछ करूंगी, मुझे भी अवार्ड मिलेगा। तो वो क्या है? इनडायरेक्टली जो सकारात्मक सोशल कंट्रोल है, वो ना केवल आपके व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है, बल्कि दूसरे लोगों के व्यवहार को भी नियंत्रित कर रहा है। इसके अंदर आपने स्कूल टाइम के अंदर जब आप लोग पढ़े तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस बच्चे की अटेंडेंस सबसे ज्यादा होती थी, आज भी बच्चे एक दिन भी बीमार हो जाते हैं, नहीं स्कूल जाऊंगा, हाईएस्ट अटेंडेंस वाला सर्टिफिकेट लूंगा। तो वो जिन विद्यार्थियों की अटेंडेंस जो थी, उपस्थिति सबसे ज्यादा होती थी, उनको क्या मिलता था? अवार्ड मिलता कि इस बच्चे की उपस्थिति सबसे ज्यादा रही है। इसके साथ साथ अनुशासन के लिए भी पुरस्कार मिलता। अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, ये बच्चा सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में था, इसको अवार्ड दिया जाए। और अच्छे कार्य अगर आप कुछ करते हैं, कुछ सोशल वर्क करते हैं, बड़े होकर सोशल वर्क करते हैं, तब भी आपके कार्यों की प्रशंसा की जाती है, आपको अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, और उनके द्वारा आपके व्यवहारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। और ये प्रयास किया जाता है परिवार, समाज और राष्ट्र के द्वारा। और इसके अंदर आपको शाबाशी भी दी जा सकती है और कोई पुरस्कार भी दिया जा सकता है। तो ये एक तरीके होते हैं जिसके द्वारा आपको वैसा ही व्यवहार पुनः करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और दूसरों को भी वैसा करने के लिए, वैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी सकारात्मक अप्रोच जो है वो काम में ली जाती है, पॉजिटिव अप्रोच। नेक्स्ट आता है नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। नाम से पता चल रहा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके जस्ट अपोजिट है। जहां एक तरफ आपको पुरस्कार और शाबाशी दी जा रही है, दूसरी तरफ आपको व्यंग, आलोचना और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यानी जैसे ही आपने गलत काम किया, वैसे ही नियम कानून न्यायालयों के द्वारा आपको उन नियमों का तोड़ने के जुर्म में आपको सजा दी जाएगी। तो ये जो सजा की जो प्रकृति है, वो आपकी अपराध की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। आपने अपराध कैसा किया है। जब छोटे होते हैं, बच्चा छोटी मोटी चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो पेरेंट्स डांटते हैं, आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे बच्चे हो तुम, चोरी करते हो, चोरी करना पाप है। थोड़े बड़े होकर अगर आपने कहीं कुछ और बड़ी किसी शॉप से कुछ चोरी कर ली, तो उस कंडीशन के अंदर आलोचना नहीं की जाएगी, उस कंडीशन के अंदर पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी और कुछ जुर्माना भरेगी कि इतना जुर्माना भरो आप, तब जाके छोड़ा जाएगा। और उसके बाद अगर आपने किसी की हत्या कर दी, तो उस कंडीशन में जो दंड है आपको, उस दंड का प्रकार चेंज हो जाएगा। आपको जेल हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, मृत्युदंड हो सकता है। तो दंड की जो प्रकृति है या प्रकार है, वो अपराध की प्रवृत्ति पे या प्रकृति पे निर्भर करता है कि अपराध आपने छोटा किया है या बड़ा किया है। तो नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण आदिम और आधुनिक समाजों में दोनों में ही देखने को मिलता था। आदिम समाजों की अगर हम बात करें तो आंख के बदले आंख, हम कहते थे जिसने जैसा अपराध किया उसके साथ वैसा ही करो। वहां पर लॉ सिस्टम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक समाजों में आए तो वहां पर बकायदा आपने जो भी अपराध किया है उसके ऊपर पूरी छानबीन होती है। उसके बाद देखा जाता है कि आपका अपराध कितना गहन था और उसके अकॉर्डिंग आपकी सजा निर्धारित की जाती है। तो अपराध की गंभीरता पर यह चीज निर्भर करती है कि आपको किस प्रकार की सजा
दी जानी है, आपका सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार से किया जाना है। इसके अंदर मैं एक एक्ट आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जेजे एक्ट 2015 सिविलाइज जस्टिस एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग पहले जो बाल अपराधी होते थे उनकी आयु 18 वर्ष रखी जाती थी, लेकिन वर्तमान में जेजे एक्ट 2015 के अंदर उनकी आयु घटाकर 16 साल कर दी गई है, क्योंकि देखा कि कम आयु के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही गंभीर अपराधों में लिप्त होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जो नियम कानून कायदे समाज में नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके अंदर परिस्थितियों के अनुसार चेंजेस भी संभव होते हैं, उनमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण के जो अभी तक हमने प्रकार पढ़े थे, चेतन, अचेतन, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वह है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। इसके अंतर्गत सारे नियंत्रण आ जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक नियंत्रण के प्रकार हैं। आदिम समाजों के अंदर व्यक्ति जो था समूह में रहता था, उसका आकार बहुत छोटा होता था और समूह के अधिकांश सदस्य जो थे वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। तो उस समय जो सोशल कंट्रोल होता था, जो नियंत्रण होता था व्यवहारों पर, वो हमारे धार्मिक विश्वासों के द्वारा होता था, प्रथाओं के द्वारा होता था, परंपराओं के द्वारा होता था, जिसे हम अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत रख सकते हैं। फिर जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, समूह का आकार बढ़ा, उसके साथ साथ जब समूह का आकार बढ़ा तो उस समूह के अंदर रहने वाले लोग जो थे उनमें विविधता आई। विभिन्न जाति, भाषा, धर्म के लोग जो थे एक साथ इन्वॉल्व हुए। उस कंडीशन में आप सोचिए, जब बहुत सारे ब्रेन्स हैं तो उन बहुत सारे ब्रेन्स को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी एक ब्रेन को कंट्रोल करना इज सो इजी, बट हाउ टू कंट्रोल डिफरेंट ब्रेन्स विद डिफरेंट थॉट्स, अलग अलग विचारों के साथ अलग अलग मस्तिष्क को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो हमारे न्याय व्यवस्था जो थी वो अस्तित्व में आई, न्यायालय आए, पुलिस आया, जेल आया, ये सारे कंसेप्ट्स जो थे वो सोसाइटी के अंदर आए, जिससे कि व्यक्तियों के व्यवहारों को, समूह के व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सके और समाज के अंदर एक व्यवस्था स्थापित की जा सके। और समाज ने जो नियम कानून कायदे बनाए हैं, जो व्यवहार करने के तरीके निर्धारित किए हैं, उन तरीकों के अनुसार व्यवहार करने के लिए व्यक्तियों को बाधित किया जा सके, प्रेरित किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके। तो ये जो व्यवस्था थी उस नियंत्रण को हमने औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की संज्ञा दी, जिसमें कानून, न्यायालय, पुलिस ये सब आए। राज्य की भूमिका जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई। पहले समाज की भूमिका महत्वपूर्ण थी, फिर राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। राज्य ने सामाजिक नियंत्रण की सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण जो होता है उसके अंदर लिखित कानून होते हैं। जितने भी कानून बने वो रिटर्न फॉर्म के अंदर है, और इन कानूनों में जैसे मैंने आपको बोला कि समय, काल और परिस्थितियों में जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है, जैसी हमारी नीड्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। और ये आधुनिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें बाह्यता होती है, बाध्यता होती है। यानी इस प्रकार का नियंत्रण आपके अंदर से नहीं होता। यू जस्ट डोंट वांट टू कंट्रोल योर बिहेवियर, क्योंकि करना है इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं। आपके ऊपर प्रेशर है कि आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आप नहीं चाहते लेकिन आपको वैसा व्यवहार करना है। आप लोग इस क्लास में बैठे रहना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है, बैठना है। कॉलेज के अंदर जब बच्चा आता है, जब ये होता है कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो बच्चे कॉलेजेस के अंदर आते हैं, बाध्य किया जाता है। नियम बना है 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो आप प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में काउंट कर लिए जाओगे। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपके व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए नॉर्म्स बना दिए, 75 अटेंडेंस होनी कंपलसरी कर दी गई। तो ये तरीके होते हैं आपके व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए। इसके अंदर आधुनिक समाज में इस तरह के नियम कानून कायदे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना जो थी वो राज्य या औपचारिक संगठनों द्वारा की जाती है। जितने भी औपचारिक संगठन है, मैंने कहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ऑफिसेज हैं, विभिन्न प्रतिष्ठान हैं, उनके अपने कानून कायदे, नियमावली होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और जिसकी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे के सारे सदस्य उसको फॉलो करें। और ये जटिल समाजों की एक विशेषता होती है। मैंने कहा था कि बाह्यता बाहरी रूप से होता है और व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए बाध्य किया जाता है, और इसका निर्माण जो होता है वो योजनाबद्ध ढंग से होता है। किसी भी नियम कानून को हम ऐसे ही नहीं बना लेते कि हमारी इच्छा हो रही थी कि हम ये नियम बना लें। उसके लिए पूरी प्लानिंग की जाती है, उसकी आवश्यकता और महत्व को समझा जाता है,
उसके बाद ही किसी नियम या कानून की स्थापना की जाती है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण जो है वो आदिम समाजों की एक विशेषता है, जिसके अंदर हमारे प्रथाएं, परंपराएं, लोकाचार आती हैं। इसमें ऑल्सन जो था उसने अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के लिए एक वर्ड यूज किया था, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। जब तक आप सेल्फ को कंट्रोल नहीं करते तब तक आप समाज के अंदर कंट्रोल की बात नहीं कर सकते। एक व्यक्ति अगर अपने व्यवहार को कंट्रोल कर लेता है तो समाज में धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है और अपने इंडिविजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस कंडीशन के अंदर उन्होंने कहा कि आत्मनियंत्रण बहुत आवश्यक है, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल के द्वारा हम सामाजिक नियंत्रण को प्रोत्साहित करते हैं। और ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की तुलना में अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण जो होते हैं वो अधिक प्रभावशाली होते हैं। किंग्सले डेविस E.A. रॉस ने कहा था कि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण जो है वो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें समूह कल्याण की भावना होती है। ये देखा जाता है कि इस प्रकार के नियंत्रण इसलिए स्थापित किए जाते हैं क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल वेलफेयर की बात नहीं हो रही है, इसमें सोशल वेलफेयर की बात हो रही है। तो एक समूह कल्याण तभी स्थापित हो सकता है जबकि समूह के सभी व्यक्ति समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार आचरण करें। और ये मौखिक होता है, लिखित में आपको प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज नहीं मिलेंगे। ये मौखिक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से स्थानांतरित किए जाते हैं। अब सामाजिक नियंत्रण के प्रकार जो हमने पढ़े वो थे चेतन, अचेतन, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सकारात्मक, नकारात्मक, औपचारिक, अनौपचारिक। उसके बाद ये देखना जरूरी है कि सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार तो पढ़ लिए कि आपने इस प्रकार का सामाजिक नियंत्रण होता है, लेकिन उस सामाजिक नियंत्रण को लागू कैसे करना है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से साधन हैं, मीन्स हैं जिसके द्वारा सामाजिक नियंत्रण को स्थापित किया जाएगा। तो इसमें औपचारिक साधनों के अंदर हम बात करते हैं शिक्षण संस्थाओं की। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्ले करती हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि विद्यालय क्या होता है, दूसरा घर होता है। बच्चे का जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है, वो परिवार से शुरू होता है और विद्यालय उसका दूसरा परिवार या दूसरा घर होता है जहां पर कि उसका सोशलाइजेशन कंटिन्यू होता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के नियंत्रण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये न केवल व्यक्ति के बाहरी पक्ष को प्रभावित करता है बल्कि उसके आंतरिक पक्षों को भी प्रभावित करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो आपको ज्ञान दिया जाता है, जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो आपके आंतरिक पक्ष को, आपके आंतरिक पक्ष, व्यक्तित्व का जो आंतरिक पक्ष है उसको प्रभावित करता है। आपको ये बताया जाता है कि आप मॉरल जो बिहेवियर है वो आपका कैसा होना चाहिए, आपके मॉरल थॉट्स डेवलप किए जाते हैं। नैतिकता की जो धारणा है वो आपके अंदर विकसित किया जाता है, नैतिक विचारों को आपके अंदर जागृत किया जाता है कि आपका व्यवहार जो है वो किस प्रकार से नैतिक होना चाहिए। ये हमारे नॉलेज के बिना पॉसिबल नहीं है, ज्ञान के बिना पॉसिबल नहीं है, और ये ज्ञान हमें किससे मिलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। दूसरी चीज होती है नियम, क्योंकि आप जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं उसके कुछ नियम भी हैं, रूल्स रेगुलेशंस भी हैं। आई टोल्ड यू कि ये रूल है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। तो नियम जो होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन नियमों के द्वारा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो बाहरी पक्ष है वो प्रभावित होता है, वो डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना शुरू करता है। आप जब कॉलेज में आते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको क्लास में कैसे बैठना है, टीचर से कैसे बात करनी है, स्टूडेंट से कैसे बात करनी है, आपका ड्यूरिंग क्लास बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आफ्टर क्लास कैंपस में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपने क्या सीखा इसके द्वारा, एक डिसिप्लिन सीखा कि अनुशासन कैसे मेंटेन किया जाता है। तो ये हमारे व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ आप जब पढ़ते हैं तो आप दो चीजें सीखते हैं, एक तो आप तर्क करना सीखते हैं और दूसरा आपके विवेक में वृद्धि होती है। आप हर चीज को लॉजिकली जानने की कोशिश करते हैं, साथ साथ आपके नॉलेज में भी इंप्रूवमेंट होता है। आपको ये पता होता है कि जब आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे, तो आप कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको गलत व्यवहार के परिणामों के बारे में जानकारी होती है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं।
उसके बाद है कानून। कानून बेसिकली राज्य का ही एक पार्ट है। राज्य ने अपने जो नियम थे उनको कानूनों के द्वारा इम्प्लीमेंट किया है और राज्य की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जो है कानून बनाए जाते हैं। मैंने कहा था जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसी आवश्यकताएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग कानून बनते हैं, उनमें अमेंडमेंट्स होते हैं, नए कानून भी बनते हैं, उनमें पुराने कानूनों में परिवर्तन भी होता है और व्यवहार के नियमों को स्पष्ट रूप देने के अंदर कानून का महत्व बहुत ज्यादा होता है कि आपका व्यवहार कैसा होना, बिल्कुल क्लियर कट है। ऐसा नहीं चलेगा कि आपसे कहा गया कि आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए तो आप उसके थोड़ा थोड़ा नियर बाय बिहेवियर कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं कि कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि जब हम प्रथाओं परंपराओं की बात करते हैं तो वहां अगर हम काफी चीजों को छोड़ भी देते हैं तो ये मान लिया जाता है इफ यू वांट टू फॉलो फॉलो, अदरवाइज नो नीड। लेकिन कानून को आपको फॉलो करना पड़ता है। रेड लाइट होने पर आपको रुकना है मतलब रुकना है, ग्रीन लाइट होने पर आपको मूव करना है मतलब मूव करना है। उस नियम के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जटिल समाजों के अंदर या आधुनिक समाजों के अंदर कानून सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन होता है। तो रॉस ने कानून को मोस्ट स्पेशलाइज्ड और फिनिश्ड कहा था कि ये सबसे विशेषीकृत और पूर्ण साधन है। इससे ज्यादा स्पेशलाइज्ड कुछ नहीं हो सकता, जहां पर हर चीज क्लियर कट है। आपके किस प्रकार के बिहेवियर के लिए किस प्रकार का दंड की व्यवस्था है, ये कानून के अंदर उसका बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन दी गई है, उसको समझाया गया है। किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि आप कहें नहीं मुझे पता नहीं था कि अगर मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे क्या दंड मिलेगा। ये सब चीजें क्लियर कट उसमें स्पेशलाइज्ड बताई गई है। थर्ड है राज्य, स्टेट। वर्तमान जो जटिल समाज है उनके अंदर राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है, एक एजेंसी है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। औद्योगिकरण, नगरीकरण ने व्यक्तिवाद को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया या व्यक्तिवाद को पनपाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया। आज हम सोशल या जिसे बोलते हैं वी वेलफेयर या सोशल वेलफेयर की बात कम करते हैं, हम इंडिविजुअल वेलफेयर की बात ज्यादा करने लगे। हम अपने आप को सिर्फ एक व्यक्तिवादी अप्रोच के साथ में ज्यादा देखने लगे हैं। तो राज्य एक ऐसी सत्ता होती है जिसके पास दंड भी होता है और शक्ति भी होती है, पावर है, और अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उस गलत के एवज में आपको दंड देने की कैपेसिटी भी राज्य के पास में होती है। राज्य जो होता है कानून, पुलिस, न्यायालय आदि के द्वारा आपके व्यवहारों को नियंत्रित करने का कार्य करता है और राज्य अपने सभी नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है, दंड की व्यवस्था करता है और इसके साथ साथ आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी करता है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सब राज्य के द्वारा आपको दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने कर्तव्य भी बताए जाते हैं। आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बोल सकते हैं लेकिन वो एंटी सोशल नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं आपके व्यवहार को नियंत्रित करने का भी उसमें प्रयास किया जाता है। इसके ये औपचारिक साधन की कुछ पिक्चर्स हैं, 2 पिक्चर मैंने दिए। ये क्लासरूम का सीन है। आप लोग अपने बचपन के दिनों को याद कर सकते हैं कि टीचर पढ़ा रही है और जब कोई सवाल पूछे तो एक बच्चा बहुत डिसेंटली डिसिप्लिन्ड वे के अंदर हाथ खड़ा कर रहा है। आपसे पूछा जाता था भाई किसी को कोई सवाल हो तो पूछो, तो ऐसा नहीं कि सारे खड़े हो मुझे पूछना है, ऐसा करते थे। एक बच्चा डिसेंट सिखाया जाता था। पहले तो सारे ऐसे ही करते होंगे, लेकिन उसके बाद टीचर बताती कि नहीं, 1 बाय 1 ये डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है कि आपको एक एक करके हाथ खड़ा करना है और अपने सवालों को पूछना है। दूसरा, लॉ के बारे में बताया है कि जब भी हम कोई समाज विरोधी कार्य करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर कानून या न्यायपालिका जो होती है वो हमें दंड देने के लिए तैयार होती है। ये सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन है। परिवार, धर्म, नेता, लोकाचार, प्रथाएं, नैतिकता, बिल्कुल अपोजिट। जैसा मैंने बताया था, अनौपचारिक नियंत्रण क्या होता है, जो जिसके द्वारा हमारे व्यवहारों को अनौपचारिक रूप से नियंत्रित किया जाता है, प्रथाओं परंपराओं के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा। प्रथाओं, आप अनकॉन्शियस माइंड से अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परिवार। परिवार भी एक एजेंसी है, एक अभिकरण है जो हमारे व्यवहार को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्राइमरी ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर हमें सिखाया जाता है कि हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे करनी है, हमारा व्यवहार जो है वो किस प्रकार का होगा, और आलोचना के द्वारा,
तिरस्कार के द्वारा, प्रेम के द्वारा, स्नेह के द्वारा आपको एक अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा दी जाती है। और ये जो तरीके काम में लिए जाते हैं, प्रेम, स्नेह, आलोचना, तिरस्कार, ये सब आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के तरीके होते हैं, जिसके द्वारा आपको ये बताया जाता है कि अब आपका व्यवहार गलत हो रहा है, अब आपका व्यवहार सही हो रहा है, ताकि आप एक अच्छे नागरिक बनकर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दे सके। इसके बाद आता धर्म। धर्म के अंदर, धर्म प्रारंभिक काल से ही हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण साधन रहा है। प्राचीन समय में जब मनुष्य जंगलों में रहता था, उसने धीरे धीरे नदी, नालों, पेड़, पत्थर सबको पूजना शुरू किया। बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, सबके पीछे लगता था कोई अलौकिक शक्ति है जो ये कार्य कर रही है, और उस भय के कारण उस अलौकिक शक्ति को उसने पूजना शुरू किया। फिर कंसेप्ट आए पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क के, कि अगर कुछ गलत किया तो पाप कहलाएगा, और पाप किया तो नर्क में जाओगे, कुछ सही किया तो पुण्य कहलाएगा, और पुण्य किया तो स्वर्ग में जाओगे। और यहीं पे बात खत्म नहीं हुई है, नर्क में जाओगे तो खोलते हुए तेल की कढ़ाई के ऊपर टांगे जाओगे। इतना डर और इतना भय। जब भी बच्चा झूठ बोलता है तो माँ बोलती है झूठ बोलना पाप है, आगे की लाइन आप लोगों को पता है, तो वो पाप कहते ही बच्चा डर जाता है, और डर के कारण वापस झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचता है। दिस इज सोशल कंट्रोल, जो कि धर्म के द्वारा किया जाता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत के बारे में भी सुना होगा आप लोगों ने, कि अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते, और जब आपको मोक्ष नहीं मिलता है तो आप एक के बाद एक जन्म लेते जाते हैं, तो उससे डर जाता आदमी, इतने जन्म नहीं लेने हैं, तो क्या करो, अच्छे काम करो। अच्छे कामों के अंदर वो व्यवहार आते हैं जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत है। तो हमको समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को करने के लिए धर्म के द्वारा इन सब चीजों, कंसेप्ट के अंदर कि पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, अच्छा कार्य करो, अच्छा फल मिलेगा, इन सब कंसेप्ट के द्वारा आपको एक अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर आता है नेता। नेता जो होता है वो समाज के अंदर नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप जानते हैं कि नेता जो होता है उसका व्यवहार ऐसा होता है कि जिसको सब लोग फॉलो करते हैं, चाहे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस का नेता हो, या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर हो, या कोई सेना का ऑफिसर हो, सब लोग उसे आइडियल मानकर उसके बिहेवियर को फॉलो करते हैं। तो नेता का खुद का व्यवहार जो होता है वो सामाजिक नियंत्रण के अंदर दूसरे के व्यवहारों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनरीतियां, लोकाचार। लोकाचार क्या होते हैं? जब जनरीतियों के अंदर समूह कल्याण की भावना आ जाती है तो वो लोकाचार बन जाते हैं। जैसे कि सच, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। सच बोलना, ईमानदार होना, माता पिता का आदर करना, ये सकारात्मक जनरीतियां हैं। नकारात्मक जनरीतियां जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो जनरीतियां भी हमारे व्यवहार को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। प्रथाएं जो होती है वे आदर्श नियम होते हैं जिनको हम काफी टाइम से करते चले आ रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं, और उसके बाद दूसरे लोगों द्वारा उन प्रथाओं का पालन किया जाता है। ये उचित भी हो सकती है, अनुचित भी हो सकती है। प्रदा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा, इन सब प्रथाओं के नाम आपने सुने होंगे। जरूरी नहीं है कि ये प्रथाएं कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक नियंत्रण में विघ्न भी डालती हैं। कहीं ना कहीं समाज के अंदर कुछ ऐसी ये प्रथाएं आगे जाके कुप्रथाओं में भी परिवर्तित हो गई, लेकिन हम उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि ये आदर्श नियम के रूप में पहले के लोगों के द्वारा अपनाई गई, और इनको आगे लंबे समय तक लोगों ने इनको फॉलो किया, इसलिए कंटिन्यूएशन के अंदर समाज में चलती चली गई, और ये भी हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। फिर आता है नैतिकता। मॉरलिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो नियम होते हैं जो हमें बताते हैं कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, और हम आत्म चेतना के कारण इसका पालन करते हैं, और समूह कल्याण की भावना इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ईमानदारी, सत्य बोलना, या फिर पवित्रता, इस तरह के जो नियम होते हैं वो नैतिकता के अंतर्गत आते हैं, यानी सही गलत के बारे में जानकारी बताना, उचित अनुचित के बारे में बताना। इसके अलावा सामाजिक नियंत्रण के साधन होते हैं हास्य, व्यंग। कई बार आपके व्यवहार को हंसकर, बहुत मधुर शब्दों के अंदर भी कुछ बात कहकर आपके व्यवहार को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जरूरी नहीं कि कटाक्षी किया जाए या कुछ हार्श वर्ड्स ही कहे जाएं। कई बार उसी बात को मजाक में कहकर भी बता दिया जाता है कि आप गलत कर रहे हैं और आपको वैसा व्यवहार नहीं करना है।
तो इसके अंदर मधुर शब्दों के अंदर व्यक्ति के व्यवहारों का मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, ससुराल गेंदा फूल। इस नाम से आपको बहुत सारी चीजें, देखिए ससुराल को गेंदे के फूल की संज्ञा दे दी और क्रिटिसाइज भी कर दिया। तो ये एक तरीका होता है कि आप कैसे चीज को बताना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई हार्श वर्ड्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप किसी दूसरे तरीके से भी आप उसके व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं। मजाक करके भी, किसी ह्यूमर के द्वारा भी आप उसको बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहेवियर को कंट्रोल करने में। पब्लिक ओपिनियन का मतलब हुआ किसी भी विषय या समस्या पर जनता की राय। आप देखिए, कुछ भी समाज में घटित होता है तो हम पब्लिक ओपिनियन मांगते हैं। कोई भी नियम बनाया जाता है तो पब्लिक ओपिनियन ली जाती है, जनता की राय ली जाती है, किसी एक व्यक्ति की राय नहीं ली जाती, समूह की राय ली जाती है। और जब किसी एक बात पर पूरा समूह एग्री होता है तो उसे एक नियम के रूप में, कानून के रूप में स्थापित कर दिया जाता है और वो समूह के लिए व्यवहार करने योग्य व्यवहार बन जाता है, यानी उसको फिर लोग फॉलो करने लगते हैं। तो जनमत जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो ग्रामीण या आदिम समाज होते हैं उसमें प्रशंसा और निंदा के द्वारा व्यक्तिगत व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। पुरस्कार और दंड ये बताने की जरूरत नहीं, पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक की हमने बात की थी कि पुरस्कार देकर भी आपके व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, और अगर आप पुरस्कार से नहीं मानते हैं, कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए आपको दंड दिया जाए, तो वहां दंड देकर भी आपके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। तो पुरस्कार और दंड जो है वो दोनों ही सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है प्रचार, प्रोपेगेंडा। कुछ भी काम करिए उसका, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, सेकंड्स में प्रचार हो जाता है, चाहे वो मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो। प्रचार के बहुत सारे साधन है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सबके द्वारा आप उन सब चीजों को सेकंड्स के अंदर प्रचारित कर सकते हैं। और आप देखिए फिर उसके बाद ट्विटर पे कमेंट्स आने शुरू करेंगे, फेसबुक पे कमेंट्स आने शुरू करेंगे। कई बार नेता, राजनेता ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि उसके बाद उनको जिस तरह से वो उसका जो रिएक्शन होता है उसके बाद उन्हें अपने कमेंट्स पे बैक आना पड़ता है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रचार, प्रोपेगेंडा। बहुत टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांस हो चुके हैं, तो इसके द्वारा हमारे व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है कि मैंने बोल दिया, उसके बाद क्या होगा। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, रिकॉर्ड कर लिया तो उस कंडीशन के अंदर आपका व्यवहार नियंत्रित रहता है। आप बोलने से पहले सोचते हैं, कुछ एक्शन करने से पहले सोचते हैं, कोई व्यवहार करने से पहले सोचते हैं कि कहीं वो व्यवहार नेगेटिव तो नहीं है, अगेंस्ट टू सोशल नॉर्म्स तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे नहीं करना चाहिए। लास्ट है जनरीतियां। जनरीतियां बेसिकली, ये जनरीतियां वर्ड सबसे पहले समनर ने दिया था और उसने कहा था कि ये व्यवहार करने के स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विधियां हैं, और ये भी दो प्रकार की होती है, कम महत्वपूर्ण जनरीतियां और अधिक महत्वपूर्ण जनरीतियां। कम महत्वपूर्ण जनरीतियां वो होती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे नमस्कार करना, टीचर आए तो उसके लिए खड़े हो जाना, या आवाज देके घर में घुसना। और आप लोग बचपन से क्या अभी भी करते होंगे, जब कोई किताब हमारे पैरों पे लग जाती है तो हम माथे के लगाते हैं। ये वो जनरीतियां हैं जिन्हें कि हम लोग कम महत्वपूर्ण, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम करते हैं। ये व्यवहार के वो नियम है जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत है और मान्यता प्राप्त है। अधिक महत्वपूर्ण जनरीतियां सड़क पर बाईं ओर चलना या फिर सड़क पर कूड़ा फेंकना, ये अधिक महत्वपूर्ण जनरीतियां जो कि आपको नहीं करनी चाहिए लेकिन हम करते हैं। अब ये अनौपचारिक जो साधन है उसकी कुछ एग्जांपल्स, मतलब फोटोग्राफ्स शेयर किए मैंने। जैसे मैंने अभी बात की थी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड मीडिया एंड ऑल। देखिए सब लोग लगे हुए हैं, जैसे ही आपके व्यवहार ने कुछ ऐसा दिखाया तो 2 मिनट में, सेकंड्स के अंदर प्रचारित हो जाएगा। और उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, लोगों के रिएक्शंस आने शुरू होंगे और आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली कंट्रोल। आपको कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचना होगा कि गलत पोस्ट तो नहीं हो रहा है, गलत कहा तो नहीं जा रहा है। लीडर की फोटो दी है, पीछे लाल टाई में आगे लीडर खड़ा और सारे उसके फॉलोवर्स हैं पीछे, क्योंकि वो सब मानते हैं कि लीडर जो कर रहा है सही कर रहा है। लीडर का बिहेवियर अनुकरणीय है, उसको फॉलो करना है। वो उस लीडर का बिहेवियर जो है बाकी सबके बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। नीचे फैमिली की बहुत ही खूबसूरत सी फोटो है, दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे और एक छोटू बच्चा दूध की बोतल लिए, कितने पीसफुली खाना खा रहे हैं। क्योंकि परिवार सिखाता है कि मिलजुल कर कैसे बैठना है, मिलजुल कर कैसे रहना है, एक हार्मोनी जो है वो कैसे मेंटेन करनी है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, खाने खाते समय आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपके पेरेंट्स के साथ जो है वो रिलेशंस कैसा होने चाहिए।
बहुत खूबसूरत पिक्चर लग रही है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, दिख रहा है आपके फेस से। अब सामाजिक नियंत्रण के जो हमने साधन थे उनको पढ़ा, उसके बाद हम आते हैं सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांतों पे। तो सबसे पहला सिद्धांत जो है वो रॉस का सिद्धांत है। ये रॉस ने ही सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण जो था उसकी व्याख्या की थी 1901 में सोशल कंट्रोल बुक के अंदर। इसने बताया कि विश्वास जो होते हैं वो सामाजिक नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देखिए, भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसने बताया कि विश्वास के द्वारा समाज के अंदर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है और विश्वास जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के आधार पर उसने समाज को दो भागों में विभाजित किया, प्राकृतिक समाज और वर्गों में बटा हुआ समाज। प्राकृतिक समाज वो था जहां पर कि मनुष्य की नैसर्गिक व्यवहार पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। व्यक्ति जैसा चाहता वैसा व्यवहार कर सकता है, उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। दूसरा समाज वो होता है जिसमें कि समाज को दो वर्गों में बांट दिया। एक तो वो वर्ग जो कि शक्तिशाली वर्ग है और दूसरा उससे छोटा वर्ग जो शक्तिशाली नहीं है। तो जो शक्तिशाली वर्ग है या जो साधन संपन्न वर्ग है वो ये विश्वास करता है कि मैं अपने साधनों के द्वारा जो छोटा वर्ग है उसको उसके व्यवहार को नियंत्रित कर सकता हूं और इससे मेरी शक्ति बढ़ जाएगी, मैं और ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और जो छोटा वर्ग है उसका विश्वास ये है कि अगर मैं बड़े वर्ग के नियंत्रण में रहता हूं तो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। आप लोगों ने जजमानी व्यवस्था तो पढ़ी होगी। जजमानी व्यवस्था में क्या होता था कि उच्च जातियां जो थी निम्न जातियां उच्च जातियों की सेवा करती थी और उच्च जातियां निम्न जातियों के आर्थिक जो सुरक्षा जो थी वो प्रदान करती थी। सेम चीज वो शायद यही कहना चाह रहे थे कि जो साधन संपन्न वर्ग है उनका विश्वास ये है कि अगर वो निम्न वर्ग जो है, छोटे वर्ग जो है, उनको साधन प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन पे नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और जो छोटे वर्ग वो ये मान रहे हैं कि हम उनके नियंत्रण में रहेंगे तो हमारी आवश्यकताएं पूर्ति। सारा ऑल अबाउट विश्वास। ये विश्वास जो होता है उससे बहुत सारी भावनाओं का विकास होता है। सहानुभूति की भावना, न्याय की भावना, सामाजिकता की भावना, और यही सारी भावनाएं जो होती हैं ऑटोमेटिकली क्या करती हैं, सोशल कंट्रोल करती है, सामाजिक नियंत्रण करती है। तो राज्य का सामाजिक नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण साधन अवश्य होता है, लेकिन विश्वासों का महत्व जो होता है वो राज्य से भी ज्यादा होता है। तो उनका ये कहना था कि सामाजिक नियंत्रण के अंदर विश्वास जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आता है हमारा कुले का सिद्धांत। कुले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर के अंदर सामाजिक नियंत्रण की धारणा, प्रकृति और साधनों पर प्रकाश डाला था और उसने एक जनरल थ्योरी दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल। उसमें उसने बताया कि समाज चाहे छोटा हो, बड़ा हो, सभ्य हो, आदिम हो, सभी समाजों के अंदर सामाजिक नियंत्रण जो होता है वो सर्वव्यापी होता है, जरूर पाया जाता है। कोई समाज ऐसा नहीं होगा, आप प्राचीन काल से देखेंगे तो हर समाज के अंदर सामाजिक नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। तो सामाजिक नियंत्रण सभी समाजों की एक विशेषता है और इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सामाजिक सहभागिता, आत्म का विकास और सामाजिकरण, इन तीन शब्दों को विशेष महत्व दिया। उसने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है, आत्म का विकास। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी कुले की, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, कि समाज जो होता है व्यक्ति के लिए दर्पण की तरह कार्य करता है और वो उस दर्पण के अंदर जो देखता है वही फील करता है कि व्हाट आई एम, जो उसने देखा वो मैं हूं। यानी लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप वैसा ही अपने आप को फील करते हैं। तो उस आत्म का विकास जो होता है सभी व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता होती है और इस आत्म के विकास के लिए वो व्यक्ति क्या करता है, समूह के कार्यों में हिस्सेदारी करता है, सामाजिक सहभागिता निभाता है। और जब वो सामाजिक सहभागिता निभाता है तो एक आदर्श स्थिति ऐसे आ जाती है जब उसका इन्वॉल्वमेंट सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके साथ साथ उसके आत्म का विकास होता है और उसके साथ साथ उसका समाजीकरण होता है, यानी कि वो एक अच्छा सोशल ह्यूमन बीइंग बन जाता है, एक सोशल बीइंग बन जाता है, एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो कुले ने कहा कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक सहभागिता और समाजीकरण के अवसरों में वृद्धि होती है और समूह जो होता है वो सामाजिक, प्राथमिक समूह जो होता है वो सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख आधार होता है। अब प्राथमिक समूह में कौन कौन से आते हैं, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, ये हमारे प्राथमिक समूह है। तो ये प्राथमिक समूह जो होते हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने के अंदर, क्योंकि इन समूह के अंदर रहकर हम क्या सीखते हैं, मिलजुल कर रहना सीखते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग सीखते हैं, या आप किसी भी चीज को कैसे बांटेंगे, सारे के सारे जो आपके ह्यूमन बिहेवियर है उसका डेवलपमेंट प्राथमिक समूह के अंदर होता है।
और आपके आत्म का विकास होता है और सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही सरल हो जाती है। नेक्स्ट है दुर्खीम का सिद्धांत। दुर्खीम ने अपने सिद्धांत में सामूहिक प्रतिनिधान को विशेष महत्व दिया था। उन्होंने बताया था सामूहिक प्रतिनिधान क्या होता है? विश्वासों, विचारों, धारणाओं का कुलक, एक सेट, एक ऐसे विश्वास जो कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। इन सामूहिक प्रतिनिधान के द्वारा समूह के अधिकांश सदस्य मानते हैं कि आपका व्यवहार समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप होना चाहिए और उसमें समूह कल्याण की भावना जो होती है सर्वोपरि होती है। तो व्यक्ति उस स्थिति में जब सामूहिक प्रतिनिधान होता है, उनकी निजी भावना जो होती है स्वार्थ की, वो धीरे धीरे दुर्बल होने लगती है और समूह कल्याण की भावना के अंदर वृद्धि होने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे सामूहिक प्रतिनिधान प्रभावशाली होगा, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल के थॉट्स प्रभावशाली होंगे, वैसे वैसे समाज में संगठन बनता जाएगा। लास्ट सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत है, दैट इज पार्सन्स का सिद्धांत। पार्सन ने बताया था कि इनकी जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। ये विपथगामी प्रवृत्तियों की कली क्या है? विपथगामी, अपने पथ से हटकर कार्य करना। जो व्यक्ति अपने पथ से हटकर कार्य कर रहा है उसकी वो कली है, वो जैसे ही फूल बनी, यानी कि वो व्यवहार जैसे ही ज्यादा बड़ा बना उससे पहले उसको खत्म कर दो। समाज विरोधी व्यवहार इससे पहले कि समाज में अव्यवस्था पैदा कर दे, उसे खत्म कर दो। तो इसने कहा कि सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करना, व्यक्ति के समाज विरोधी व्यवहारों को खत्म करना। और इसके द्वारा इसके अंदर सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं के अंदर नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों को पालन जो होता है व्यक्ति करता है ताकि उसका व्यवहार नियंत्रित रह सके। इसमें एक कंसेप्ट उसने और दिया था, इसने सामाजिक नियंत्रण की उद्देश्यों, साधनों और प्रक्रियाओं को भी समझाया था। एक विधि और बताई थी नियंत्रण की, द्वितीयक प्रतिरक्षा, सेकेंडरी डिफेंस। इसमें समाज विरोधी अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको विपरीत दिशा में मोड़ देना। आप जेल में जाते हैं, आप नहीं जाते, कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है जेल में जाता है तो उसके चक्की पिसवाते हैं ना, चक्की पिसिंग। चक्की पिसवाने का मतलब क्या है कि उसकी जो शारीरिक शक्ति है उसके अंदर जो फिजिकल पावर है, क्योंकि उसने क्राइम किया है, दैट मीन्स ही इज फिजिकली पावर्ड पर्सन। तो उस कंडीशन में उस फिजिकल पावर को किस सेंस में यूज कर रहे हैं? श्रम के रूप में उस पावर को यूज किया जा रहा है। उसकी जो विरोधी कार्य है उसको एक विपरीत दिशा में मोड़ दिया जा रहा है। और जब ये सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में सफल नहीं होती है, उस स्थिति में द्वितीयक साधनों का उपयोग किया जाता है। वो द्वितीयक साधन जो होते हैं पृथक्करण हो सकते हैं, विरोध हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, दंड हो सकता है, जिसके द्वारा कि व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। इसमें आप देखिए पिक्चर से साफ क्लियर हो रहा है कि जब मनुष्य जो होता है उसकी आवश्यकताएं होती हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो पारस्परिक क्रिया करता है और जब ये क्रियाओं को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है तो वो सामाजिक संस्था का रूप धारण कर लेती है। और अगर सामाजिक संस्था प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करती है तो समाज संगठित हो जाता है। और अगर सामाजिक संस्था यानी कि नियम जो होते हैं, व्यवहार के जो नियम होते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है तो समाज विकसित हो जाता है। साफ साफ नीचे लिखा आप पढ़ लीजिए कि सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं सामाजिक नियंत्रण का आधार होती हैं और इनको प्रभावपूर्ण बनाए रखना सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य होता है। धन्यवाद। दिस इज ऑल अबाउट माय सोशल कंट्रोल। अब आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो है, आई होप यू ऑल विल एंजॉय। इसमें आप देखेंगे कि अगर समाज में नियंत्रण नहीं हो तो उस कंडीशन में समाज की स्थिति क्या होगी। ये देखिए आप ट्रैफिक रूल्स को कैसे तोड़ा जा रहा है। यहाँ भी अभी हमने कहा था कि कचरा सड़क जाना चाहिए। सामाजिक या ये विपथगामी प्रवृत्ति जैसे रॉबरी, लूटमार,
alcohol in personal property places. ये देखिए चोरी कर रहे हैं मॉल के अंदर और ये साइबर क्राइम और ये है आपका आंदोलन जो कि समाज के अंदर व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रहा है और यह है एग्रेशन। परिवार जिस एग्रेशन को खत्म करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन जब परिवार की भूमिका क्षीण हो जाती है तो ये होता है दिस इज ऑनर किलिंग। जो हमारी प्रथाएं परंपराएं हैं, सामाजिक बहिष्कार की जब हम बात करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट ऑनर किलिंग। आज भी हम इस चीज को नकार नहीं सकते हैं कि बहुत चीजें हैं जो बदली नहीं है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा मानसिकता नहीं बदली है। इससे भी समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। थैंक यू सो मच। इफ देयर इज एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन।